बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है फ्लूइड डायनामिक्स। तो फ्लूइड डायनामिक्स क्या है? देखिए, ये एक ऐसी ब्रांच ऑफ फिजिक्स है कि जो कि फ्लूइड्स इन मोशन को डिस्कस करती है। यानी अगर कोई फ्लूइड है, मूव कर रहा है, तो उसको जो डिस्कस करेगी ब्रांच ऑफ साइंस, उसको हम क्या कहेंगे? फ्लूइड डायनामिक्स। तो देखिए, वैसे तो फ्लूइड डायनामिक्स में काफ़ी कम्प्लेक्स चीज़ें आगे जाकर आप पढ़ेंगे, ठीक है। जब आप बीएस फिजिक्स करेंगे या एमएससी फिजिक्स इंशाल्लाह करेंगे, तो उसमें तकरीबन 2 बुक्स आपको फ्लूइड डायनामिक्स से रिलेटेड आपको पढ़नी पड़ेंगी। यानी ये इतनी बड़ी ब्रांच ऑफ साइंस है। लेकिन इस चैप्टर में, ठीक है, आपके लेवल पे क्लास 11th की फिजिक्स से ज़ाहिर है, तो आपके लेवल पे जस्ट इसकी बेसिक्स बताई गई हैं फ्लूइड डायनामिक्स की। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जितनी इंफॉर्मेशन आपको इससे रिलेटेड दे सकें। लेकिन इस लेक्चर में हम क्या करेंगे? इस लेक्चर में हम सबसे पहले देखेंगे कि फ्लूइड क्या होता है, उसके बाद देखेंगे कि विस्कोसिटी क्या होती है, उसके बाद हम देखेंगे कि ड्रैग फोर्स क्या होती है, उसके बाद लास्ट में हम इस लेक्चर में देखेंगे कि स्टोक्स लॉ क्या है। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में ये टॉपिक्स आते हैं जितने आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे, तो इनको एज आ शॉर्ट ही आपने करना है, लेकिन बेसिक्स यहीं से आपकी क्लियर होंगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि फ्लूइड क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि फ्लूइड क्या होता है। देखिए, फ्लूइड के लिए एक चीज याद रखें, एनी सब्सटेंस विच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। देखिए, जो भी सब्सटेंस है जो फ्लो कर सकता है, उसी को हम क्या कहते हैं? फ्लूइड कहते हैं। जैसे वाटर है, इसकी एग्जांपल में क्या क्या आ जाएगा? इसकी एग्जाम्पल में आएगा वाटर, लिक्विड। इसकी एग्जाम्पल में क्या आएगा? लिक्विड, जितने भी लिक्विड्स हैं, और गैसेस, जितनी भी गैसेस हैं, ये सारी फ्लूइड होती हैं। अब लिक्विड में जैसे फॉर एग्जांपल वाटर है, वाटर क्या है? फ्लो कर सकता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फ्लो कर सकता है, तो वाटर भी एक फ्लूइड है। गैसेस भी फ्लो कर सकती हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह गैसेस फ्लो कर सकती हैं, तो गैसेस भी क्या है? फ्लूइड है। जिस एयर में मैं खड़ा हुआ हूं इस टाइम, तो ये एयर भी क्या है? ये भी एक फ्लूइड है, क्योंकि ये भी एयर भी फ्लो करती है। ठीक है, तेज हवा चल रही हो, आप ऐसे कर रहे हो, कपड़े आपके उस तरफ उड़ रहे हैं, मतलब एयर क्या है? उस तरफ की तरह उस तरफ फ्लो कर रही है। ठीक है, तो जितनी भी गैसेस हैं, जितने भी लिक्विड्स हैं, वो सारे क्या है? फ्लूइड कहलाते हैं। अब फ्लूइड 2 टाइप्स के, एक तो फ्लूइड स्टैटिक होते हैं, एक फ्लूइड डायनामिक्स। देखिए, फ्लूइड स्टैटिक में हम डिस्कस करते हैं कि अगर फ्लूइड रुका हुआ है, तो वो सारी चीज़ें, उससे रिलेटेड जितनी प्रॉपर्टीज होती हैं, उसके जितने वो एक्सपेरिमेंट, जो चीज़ें उसमें परफॉर्म उन्होंने की साइंटिस्ट ने, वो सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं फ्लूइड स्टैटिक्स में। लेकिन ये हमारे इस कोर्स से रिलेटेड नहीं है। फ्लूइड डायनामिक्स है। फ्लूइड डायनामिक्स में हम डिस्कस करते हैं कि अगर कोई फ्लूइड है, वो मूव कर रहा है, ठीक है, अगर वो मोशन में है, और उसमें अगर हम कोई ऑब्जेक्ट रखें तो उस पर ड्रैग फोर्स कितनी लगेगी, स्टोक लॉ कैसे होगा, बर्नौली इक्वेशन उसमें आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी आ जाएगी, बहुत सारी एप्लीकेशंस आ जाएंगी। ठीक है, तो हमारा जितना कंसर्न है वो किससे है? फ्लूइड डायनामिक्स से है। इस पूरे चैप्टर में हम जस्ट जो डिस्कस करेंगे वो सिर्फ फ्लूइड डायनामिक्स को करेंगे। ओके, फ्लूइड स्टैटिक को हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। तो फ्लूइड डायनामिक्स में सबसे पहली चीज हम डिस्कस करने वाले हैं, वो क्या है? विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी क्या होती है? देखिए, विस्कोसिटी होती है द फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड विस्कोसिटी। किस तरह से? देखिए, फ्लूइड जैसे कि ना वाटर हम ले लें, तो वाटर की क्या होती हैं? डिफरेंट लेयर्स होती हैं। वाटर की क्या होती हैं? डिफरेंट लेयर्स होती हैं। तो इन लेयर्स के दरमियान आपस में जो फ्रिक्शनल इफेक्ट होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? विस्कोसिटी कहते हैं। ठीक है, अब एक और तरीके से इसको कह सकते हैं कि इट मेजर्स हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्लाइड वन लेयर ऑफ द लिक्विड ओवर एन अनदर लेयर, कि एक लेयर को दूसरी लेयर के ऊपर स्लाइड करने के लिए, ठीक है, कितनी फोर्स रिक्वायर्ड है, उसी को हम क्या कहते हैं? विस्कोसिटी। ठीक है, तो विस्कोसिटी क्या है? एक टर्म है जो हमें बताती है कि फ्लूइड की लेयर्स के दरमियान फ्रिक्शनल इफेक्ट कितना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल जब हम देते हैं तो फिर बच्चों को अच्छे से समझ आती हैं। देखिए, अगर वाटर है, वाटर और हनी को अगर हम कंपेयर करें, शहद को हम कंपेयर करें, तो वाटर को अगर एक ग्लास में आप डालें, तो ग्लास को उल्टा कर दें, तो सारे का सारा वाटर नीचे गिर जाएगा।
यानी कि जो फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ वाटर है वो बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन इसी के मुकाबले में अगर शहद हनी को आप एक गिलास में डालें और अब गिलास को उल्टा कर दें तो हो सकता है 1 मिनट वो लगा दे इस गिलास से ज़मीन तक आने में, ठीक है। यानी कि जब गिलास को उल्टा करेंगे तो हनी एकदम से सारी नीचे नहीं गिर जाएगी। क्यों? क्योंकि हनी की लेयर्स के दरमियान फ्रिक्शनल इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, हनी की विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि उसकी लेयर्स के दरमियान फ्रिक्शनल इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि वाटर और मिल्क में सबसे ज़्यादा विस्कोसिटी किसकी होती है तो आप कहेंगे मिल्क की विस्कोसिटी ज़्यादा है। अगर आपसे कोई पूछे मिल्क और हनी में सबसे ज़्यादा विस्कोसिटी किसकी है तो आप कहेंगे हनी की विस्कोसिटी ज़्यादा है, क्योंकि उसकी फ्रिक्शनल लेयर्स के दरमियान फ्रिक्शनल इफेक्ट उसकी लेयर्स के दरमियान ज़्यादा है। अगर आपको कोई कहे कि हनी और टार में किसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है तो आप कहेंगे टार की विस्कोसिटी ज़्यादा है, ठीक है। जैसे वो ग्रीस टाइप होती है ना तो ग्रीस की विस्कोसिटी और ज़्यादा होती है। तो ये होगी हमारे पास विस्कोसिटी। अब नेक्स्ट टर्म जो हमारे पास आ रही है वो है ड्रैग फोर्स। वो क्या आ रही है? ड्रैग फोर्स। छोटी छोटी टर्म्स को हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं, जो बड़ी बड़ी टर्म है हम इंशाल्लाह आगे जाकर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टर्म आती है ड्रैग फोर्स। और एक और चीज़ याद रखनी है कि जो हमारे पास विस्कोसिटी है उसको हम ईटा से शो करते हैं। उसका सिंबल क्या है? ईटा है। और ये किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है और ये हमारे पास इसका फार्मूला इसकी यूनिट हम कैसे ड्राइव करेंगे वो हम आगे चल के देखेंगे, ठीक है। क्योंकि वो स्टोक्स लॉ के जो फार्मूला हमारे पास आता है उसमें ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं। फिलहाल देखते हैं कि ड्रैग फोर्स क्या होती है। लेकिन ड्रैग फोर्स की सबसे पहले आपको डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि एन ऑब्जेक्ट moving through a flowing fluid experiences a retarding force, called ड्रैग फोर्स, ठीक है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है किसी फ्लूइड में वो मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक रिटार्डिंग फोर्स लगती है, उसी को हम कहते हैं ड्रैग फोर्स। अब किस तरह से रिटार्डिंग फोर्स लग रही है? देखिए फॉर एग्जांपल अगर आप किसी गाड़ी में जा रहे हैं तो आपको पता है कि गाड़ी ज़ाहिर एयर किसी सड़क पे मूव कर रही है और आसपास आपके क्या है? एयर है। तो एयर क्या है? एक फ्लूइड है। तो फ्लूइड में से गाड़ी क्या कर रही है? गुजर के जा रही है। अब आप क्या करें? गाड़ी में से हाथ बाहर निकालें। जब गाड़ी में से हाथ बाहर निकालेंगे तो आपका हाथ कैसे फ्लूइड में मूव कर रहा है? इस तरह से। और आपके हाथ पे फ्लूइड यानी एयर वो फोर्स किधर लगाएगी? अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये जो अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाली फोर्स है, जब आप फ्लूइड में अपने हाथ को ऐसे मूव कर रहे हैं तो ये जो अपोजिट लगने वाली फोर्स है इसी को हम कहते हैं ड्रैग फोर्स, ठीक है। इसी तरह अगर आप एक बॉल को लें और बॉल को वाटर में ऐसे मूव कराएं, हाथों में इसको पकड़ के बॉल को वाटर में मूव कराएं, तो वाटर उस पे रिटार्डिंग फोर्स किधर लगाएगा? अपोजिट डायरेक्शन में। तो वो जो अपोजिट डायरेक्शन में रिटार्डिंग फोर्स वाटर उस पे लगाएगा उसी को हम कहते हैं ड्रैग फोर्स। इसी तरह अगर एक और बेस्ट इसके एग्जांपल है कि अगर एरोप्लेन से कोई बंदा छलांग लगाता है, ठीक है, कोई बंदा जंप करता है तो वो बंदा कैसे आ रहा है? नीचे की तरफ। और किस में मूव कर रहा है? फ्लूइड में। एयर क्या है? एक फ्लूइड है। अब वो बंदा ऐसे नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो उसके कपड़े किधर उड़ते हैं? ऊपर की तरफ। कपड़े किधर उड़ते हैं? ऊपर की तरफ। मतलब कि जब वो नीचे आ रहा है तो उस पे अपवर्ड डायरेक्शन में भी एक फोर्स लग रही है, उसी फोर्स को हम क्या कहेंगे? रिटार्डिंग फोर्स, जिसको हम कहते हैं ड्रैग फोर्स, ठीक है। बंदा नीचे आ रहा है, इस पे फ्लूइड फोर्स किधर लगा रहा है? अपवर्ड। तो इसको हम कहते हैं ड्रैग फोर्स। ओके हो गया। और ड्रैग फोर्स डिपेंड किस किस चीज पे करती है? फिर से देखिए कोई ऑब्जेक्ट का साइज कितना है, किसी ऑब्जेक्ट की शेप कैसी है,
इस चीज़ पे भी ड्रैग फोर्स डिपेंड करती है, ठीक है। जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल मैं इस मार्कर को ऐसे मूव करा रहा हूँ, तो मार्कर छोटू सा है, मार्कर को फ्लूइड में मूव करा रहा हूँ तो इस पर ड्रैग फोर्स अपोजिट लग रही है, वो बहुत ज़्यादा कम होगी। लेकिन इसी मार्कर की बजाय मैं दो पेजेस लूँ और उसको ऐसे मूव कराऊँ तो उस पर ड्रैग फोर्स ज़्यादा लगेगी, क्योंकि शेप पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। पेजेस की बजाय मैं एक बुक को ले लूँ और बुक को ऐसे मूव कराऊं तो उस पर ड्रैग फोर्स और ज़्यादा लगेगी, ठीक है। यानी कि जितना साइज बढ़ता जाएगा, जितना साइज बड़ा होगा और उसको आप किसी फ्लूइड में मूव करा रहे हैं तो उस पर लगने वाली ड्रैग फोर्स और ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट जो इसमें कॉन्सेप्ट आता है वो है स्टोक्स लॉ, ठीक है। ये सारी शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आएंगे, जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, या इसमें से आपसे एमसीक्यूज वगैरह पूछ लिए जाएंगे। तो स्टोक्स लॉ क्या है वो चीज़ देखते हैं। देखिए, अगर हमारे पास एक फ्लूइड है, जैसे वाटर है, ठीक है जैसे वाटर है और उसमें आप एक स्फीयर को मूव कराते हैं, आप उस स्फीयर को इस डायरेक्शन में मूव करा रहे हैं, ठीक है। मैं इस स्फीयर को पकड़ के वाटर की इस डायरेक्शन में इसको मूव करा रहा हूं, तो वाटर जो इस पे ड्रैग फोर्स लगाएगा, जो रिटार्डिंग फोर्स लगाएगा, वो किस डायरेक्शन में होगी? वो इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। डी से इसको शो कर दें, ड्रैग फोर्स। तो किसी मूविंग स्फीयर पे जो कि पानी के अंदर डिप हुआ है, पानी की सरफेस पे इसको मूव नहीं कराना, पानी के अंदर मूव कराना है। पानी के अंदर हम इसको ऐसे मूव करा रहे हैं, वाटर के अंदर मूव करा रहे हैं, तो इस पे ये जो अपोजिट फोर्स लग रही है, ड्रैग फोर्स, इसको विस्कस फोर्स भी कहते हैं, ये हमारे पास कितनी है? ये हमें बताया था स्टोक ने, स्टोक इस साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। कोई स्फीयर अगर वाटर के अंदर मूव कर रहा है तो उसके अपोजिट लगने वाली जो फोर्स है, विस्कस फोर्स है, ड्रैग फोर्स, वो कितनी है? वो हमें किसने बताया था? स्टोक ने बताया था। अब यहाँ पर एक और चीज़ याद रखनी है कि अगर हमारे पास इस स्फीयर की बजाय कोई फॉर एग्जांपल कोई कोनिकल टाइप चीज़ हो, कोई सिलेंडर टाइप चीज़ हो, ठीक है, और वो हम इसमें ऐसे मूव कराएं तो उस पर भी ज़ाहिर ड्रैग फोर्स लगेगी। लेकिन अगर हम कोई कोनिकल चीज़ ले रहे हैं या कुछ सिलेंडर ले रहे हैं तो उस पर जो लगने वाली ड्रैग फोर्स है, ऐसे मैं उसको मूव करा रहा हूँ ना, उस पर ड्रैग फोर्स इधर लगेगी, तो उसकी जो स्टडी है वो काफ़ी ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाती है, ठीक है। तो स्टोक ने उन पे बात नहीं की। स्टोक लॉ ने जिस पे बात की है वो जस्ट स्फीयर पे की है कि अगर हम किसी स्फीयर को मूव करा रहे हैं, ठीक है, जिसका रेडियस r है, उस पे जो लगने वाली रिटार्डिंग फोर्स है, जो ड्रैग फोर्स है, उसको जो कैलकुलेट किया, सिर्फ उसको उसने स्टोक्स लॉ ने कैलकुलेट किया, ठीक है, ओनली स्फीयर वाली चीज़ों को, ठीक है, स्फीयर टाइप चीज़ों को, बाकी चीज़ों को इसने डिस्कस नहीं किया। ये भी आपने याद रखना है। तो ये जो इस पे लगने वाली ड्रैग फोर्स है किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है वो चीज़ देखते हैं। अब सारी चीज़ें क्लियर होंगी, इसमें ड्रैग फोर्स में विस्कोसिटी आ जाएगा। दिस लॉ स्टेट्स दैट द ड्रैग फोर्स F, दिस लॉ स्टेट्स दैट द ड्रैग फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्फीयर, किस पे एक्ट कर रही है? एक्टिंग ऑन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r, मूविंग स्लोली विद वेलोसिटी v, मूविंग स्लोली विद वेलोसिटी v इन अ फ्लूइड ऑफ विस्कोसिटी ईटा इज गिवन बाय, मतलब ऐसे फ्लूइड में मूव कर रहे हैं जिसकी विस्कोसिटी कितनी है? ईटा है, और वो कितनी होती है? F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। यानी कि इससे हम देखते हैं कि ये जो ड्रैग फोर्स है जो उसके ऑपोजिट लग रही है वो किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है। देखिए, पहली चीज़ जिस पे डिपेंड कर रही है, फर्स्ट थिंग वो हमारे पास है रेडियस ऑफ स्फीयर। दूसरी चीज़ जिस पे वो डिपेंड करती है ड्रैग फोर्स जो स्फीयर पे अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, वो हमारे पास क्या है? वेलोसिटी ऑफ स्फीयर। और तीसरी चीज जिस पे डिपेंड कर रही है वो है विस्कोसिटी ऑफ मीडियम। तो इन तीन चीजों पे ये जो ड्रैग फोर्स है ये डिपेंड कर रही है। अब देखें, अगर रेडियस ऑफ स्फीयर है, अगर मैं ये छोटू सा लूंगा और उसको मैं ऐसे वाटर में मूव कराऊंगा तो उस पर लगने वाली ड्रैग फोर्स कम होगी,
अगर मैं छोटी बॉल के बजाय बड़ा फुटबॉल है उसको पानी में डिप करा के ऐसे वाटर में मूव कराऊं तो उस पर लगने वाली ड्रैग फोर्स और ज्यादा होगी, ठीक है। तो रेडियस पे डिपेंड करती है, यानी फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन है रेडियस के, रेडियस ऑफ स्फीयर के। आर क्या है? रेडियस ऑफ स्फीयर। दूसरी चीज वेलोसिटी ऑफ स्फीयर, अगर मैं इस स्फीयर को आहिस्ता से मूव करा रहा हूं तो उस पर ड्रैग फोर्स कम लगेगी, अगर मैं उसको तेज मूव करा रहा हूं तो उस पर ड्रैग फोर्स ज्यादा लगेगी, यानी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शन है वेलोसिटी के भी, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ स्फीयर, ठीक है, स्फीयर की बातें हो रही हैं। नंबर 3 है विस्कोसिटी ऑफ मीडियम, ईटा पे डिपेंड कर रहा है, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शन है ईटा के, यानी जितनी विस्कोसिटी ज्यादा होगी किसी मीडियम की उसमें ड्रैग फोर्स उतनी ज्यादा लगेगी। जैसे इसको मैं वाटर की बजाय मिल्क में मूव कराऊं तो ड्रैग फोर्स ज्यादा लगेगी, अगर मैं मिल्क को छोड़ दें हनी में मूव कराऊं, हनी में मैं एक छोटी सी बॉल को डिप करूं और उसमें मूव कराऊं तो कितनी ज्यादा रिटार्डेशन होगी, कितनी ज्यादा बैकवर्ड ड्रैग फोर्स होगी। तो डिपेंड करती है कि ये जो स्फीयर है, ये जो बॉल है, ये हम किस मीडियम में उसको मूव करा रहे हैं, ठीक है, एक इस चीज पे डिपेंड करती है। 6 पाई इसमें क्या है? कांस्टेंट है। तो ये हमारे पास आता है ड्रैग फोर्स का फार्मूला, ड्रैग फोर्स का फार्मूला एफ डी इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। ओके हो गया, तो ये चीज आपने हमेशा याद रखनी है। लास्ट में बात करते हैं कि जो विस्कोसिटी है उसकी यूनिट क्या होती है, ठीक है। देखिए यूनिट उसकी यहीं से निकल आएगी, ईटा इज इक्वल टू एफ को इधर ही रहने दें और 6 पाई आर वी को डिवाइड कर दें, 6 पाई आर वी, ठीक है। ये 6 पाई आर वी इधर आके क्या हो जाएंगे? डिवाइड हो जाएंगे। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। आर की यूनिट क्या होती है? मीटर, ठीक है। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। ओके हो गया। तो जो इसकी यूनिट बनेगी ईटा यानी विस्कोसिटी की, वो क्या बनेगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड। अगर आपसे कोई एमसीक्यूज में पूछे कि ईटा यानी विस्कोसिटी की यूनिट क्या है तो आप कहेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड, ठीक है, या न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास विस्कोसिटी की यूनिट होती है। इसको यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है, तो इसको 1 मिनट के अंदर अंदर दोबारा से रिवाइज करते हैं। हमने कहा कि फ्लूइड क्या है? फ्लूइड हमने कहा कि एनी सब्सटेंस व्हिच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड, जिसकी एग्जांपल है लिक्विड, कोई भी लिक्विड हो गया या एयर हो गई, ठीक है। उसके बाद फ्लूइड स्टैटिक भी होते हैं, डायनामिक भी होते हैं। इस चैप्टर में हम जितनी डिस्कस करेंगे वो फ्लूइड डायनामिक्स पे डिस्कस करेंगे कि जो कि फ्लूइड मूव कर रहे हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि विस्कोसिटी क्या होती है। तो विस्कोसिटी क्या है? फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लूइड, ठीक है। फ्लूइड की लेयर्स डिफरेंट होती हैं, उनमें जो विस्कोसिटी है सॉरी उनमें जो फ्रिक्शनल इफेक्ट है उसी को हम क्या कहते हैं? विस्कोसिटी है। अगर आपसे कोई पूछा जाए कि वाटर, मिल्क और हनी में सबसे ज्यादा विस्कोसिटी किसकी है, तो आप कहेंगे सबसे ज्यादा इनमें विस्कोसिटी हनी की है, क्योंकि उसकी लेयर्स के बिना फ्रिक्शनल इफेक्ट बहुत ज्यादा है। ग्लास में डालें तो हनी बहुत लेट नीचे गिरेगी। अगर आपसे पूछे कि विस्कोसिटी से को शो किसे करते हैं, आपने कहना है ईटा से शो करते हैं, ETTA। तो ईटा से हम इसको शो करते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि विस्कोसिटी की यूनिट क्या है तो आप कहेंगे न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद हमने देखा कि ड्रैग फोर्स क्या होती है। तो एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू अ फ्लोइंग फ्लूइड एक्सपीरियंसेस अ रिटार्डिंग फोर्स इज कॉल्ड ड्रैग फोर्स। तो देखिए इसमें आप इस तरह से करें कि फ्लोइंग को आप काट दें, ठीक है, क्योंकि जो फ्लूइड है अगर रुका हुआ है तो आप अगर उसमें भी किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराएंगे तो उस पर क्या लगेगी? एक रिटार्डिंग फोर्स लगेगी, उसी को हम क्या कहते हैं? ड्रैग फोर्स है। तो आप सिंपल इसको इसी तरह रहने दीजिए कि एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू अ फ्लूइड एक्सपीरियंसेस अ रिटार्डिंग फोर्स इज कॉल्ड ड्रैग फोर्स। तो उसके बाद हमने क्या देखा था कि स्टोक्स लॉ क्या होता है। स्टोक्स लॉ मैंने कहा था कि स्फीयर्स पर वैलिड है कि अगर किसी भी स्फीयर को पानी के अंदर डिप करके ऐसे उसको मूव करा रहे हैं तो उस पर एक रिटार्डिंग फोर्स लगेगी जिसको हम ड्रैग फोर्स कहते हैं। उसी को स्टोक ने कैलकुलेट किया था और उसने क्या बताया था कि किस चीज़ पर डिपेंड कर रही है कि रेडियस ऑफ स्फीयर, ये जो हमारे पास ड्रैग फोर्स है, वेलोसिटी ऑफ स्फीयर और विस्कोसिटी ऑफ मीडियम पे डिपेंड कर रही है। और उसका फार्मूला क्या है? 6 पाई ईटा आर वी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। होप सो कि आपको सारा समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।